Yes, hello बच्चों. Today we are going to discuss about EMF, that is electromotive force, and terminal potential difference, internal resistance of a cell, right? तीनों ही टर्म बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के जो सेल है उससे कनेक्टेड है, यानी कि ये तीनों टर्म सेल से कनेक्टेड है. और आइए हम इन तीनों को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स. देखिए, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिस्कस करने के लिए हमारे पास सबसे ज्यादा मेन और इम्पोर्टेंट चीज क्या है, ध्यान से सुनिएगा. इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अपने आप में नेम तो रेस्पेक्टिवली अगर देखें तो फोर्स दे रखा है, बट ये अपने आप में फोर्स नहीं है. ये सेल से किस तरह से रिलेट कर रहा है, इसके बारे में जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि सेल के अंदर क्या चीजें होती हैं. बच्चों, अगर सेल की बात करें तो सेल के अंदर जनरली क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, राइट. और इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं वो एक तरह के आयनाइजेशन को फॉलो करते हैं, यानी कि आयनाइजेस होते हैं. और आयन बनने के बाद उनके अंदर आयन का मूवमेंट होता है, राइट. आयन का जब उनके अंदर मूवमेंट होता है तो आयन के मूवमेंट के साथ साथ वहां पर उनके बीच में कॉलिजन होता है. दे कोलाइड ईच अदर. कॉलिजन की वजह से वहां पर एक रेजिस्टेंस ऑफर होता है जिसको कि हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं. तो ये तो हुआ बच्चों सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस. अब ईएमएफ पर आते हैं, जो हमारा मेन या बेसिक टॉपिक अभी हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं. ईएमएफ अपने आप में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है. इसमें एक कंडीशन है, जैसा आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे होंगे. यहाँ पर इस जगह पर आप देख रहे हैं कि एक सेल कनेक्टेड है, राइट. इस सेल के साथ आप यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा स्मॉल आर लिखा है, एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो एक सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस है. बच्चों, अगर मैं ये कहूँ कि ये सिंबल अपने आप में स्मॉल रेजिस्टेंस यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सिंबल है, जो कि सेल के ही अंदर होता है, राइट. यानी कि सेल से अलग नहीं है, सेल के साथ ही कनेक्टेड है. हम चाहें तो सिंबल को इसके नीचे या ऊपर छोटा सा अलग से बना सकते हैं, इस लाइन में ना दिखाएं. तो मैं इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर को एक सेल बोलूंगा. When there are combination of few cells, then it is known as battery. ये इसका बेसिक डिफरेंस होता है. तो बच्चों, ये एक क्या हुआ आपका सेल के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रोलाइट एनर्जी, टोटल एनर्जी हुआ, वो क्या हुआ, सेल के अंदर एनर्जी ईएमएफ इक्वल हो गया. अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और आप देख रहे हैं की कनेक्टेड है, राइट. बच्चों, की अगर मैं यहाँ पर डॉट लगा देता हूँ तो वो की स्विच ऑफ मानी जाती है, स्विच ऑन मानी जाएगी. और अगर मैं डॉट यहाँ पर नहीं लगा रहा हूँ तो की क्या होगी, स्विच ऑफ है. ऑफ का मतलब ओपन, और अगर डॉट लगता है वो ऑन होगा तो इसका मतलब वो क्या होगा, कनेक्टेड होगा, राइट. क्लोज भी रख सकते हैं आप उसको. उस कंडीशन में अभी अगर हम देखें तो इस समय यहाँ पर की आप देख रहे हैं कनेक्टेड नहीं है, यानी कि ये ओपन की है, यानी कि सर्किट में करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है. तो इस सेल के यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव एक सेल के दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. तो इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ पोटेंशियल होता है, राइट. क्या होता है, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ पोटेंशियल होता है. अब पोटेंशियल क्या है तो या प्रीवियस कुछ मेरी वीडियोज हैं, आपने यूट्यूब लिंक पर देखे होंगी, उसमें भी आपने जान लिया. आप प्रीवियस क्लास 10th में भी स्टडी करके आएंगे पोटेंशियल क्या हो रहा है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है ना. इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ए सर्किट. तो हमारे पास क्या चीज देखिए, यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये एक दूसरा इलेक्ट्रोड हुआ. तो एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों के टर्मिनल पर जो टोटल पोटेंशियल है, वहां पर ये जो टोटल पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस उस सेल के अंदर जो टोटल एनर्जी स्टोर्ड है उसके इक्वल होगा, राइट. आई होप इट इज क्लियर. अब ये टोटल जो है कहने का मतलब ये हुआ कि जिस समय ये की आपका ऑफ है, यानी कि स्विच ऑफ है, तो उस टाइम पर सेल से आप कोई करंट ड्रॉ नहीं कर रहे हैं. तो कंडीशन में ये यहाँ पर जो ईएमएफ ऑफ द सेल माना जाएगा वो उसके टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल के इक्वल माना जाएगा. यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस आप प्रैक्टिकली ये मान के चलिए कि V है, तो उस कंडीशन में ईएमएफ को मैं इस तरीके से साइलेंट जैसे सिंबल से डिनोट कर रहा हूं और ये दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे. आई होप ये क्लियर हो रहा है आपको, राइट. अब इसके बाद एक कंडीशन क्या आती है, इसके बाद मान लीजिए अब आपने सेकंड कंडीशन में, यहाँ आप इसको बोल सकते हैं कि फर्स्ट, जब आपने की को क्या किया हुआ है,
ऑफ किया हुआ है, यानी कि कनेक्टेड नहीं है। तो जो उसका पोटेंशियल डिफरेंस है, जो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है, राइट, वो उसके ईएमएफ ऑफ सेल के बराबर है। ये बात आपने समझ ली। अब आप सेकंड कंडीशन में देख रहे हैं, आपने की को क्या कर दिया, ऑन कर दिया, राइट। की को ऑन करने कंडीशन में आप यहाँ पर जगह पे डॉट बना देंगे। अब जब आप यहाँ पर डॉट बनाएंगे तो क्या होगा, की कनेक्टेड हो जाएगा, की स्विच ऑन हो चुका है। जब की स्विच ऑन हो चुका है तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में सर्किट करंट फ्लो करेगा। ये जो आपका सेल है ये इसमें क्या करेगा, सर्किट में इस जगह पर करंट को अलाउ करेगा। और जब सर्किट में करंट जाएगा, लिसन केयरफुली, जब सर्किट में इस जगह पर यहाँ पर करंट फ्लो करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर करंट जाने लगेगा, तो इस कंडीशन में पॉजिटिव करंट जब इस जगह से चलेगा और सर्किट में ऐसे आके कंप्लीट होगा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पर आप देखिए पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा, उसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा, राइट। अगर कुछ भी यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो उस कंडीशन में जब ये पोटेंशियल यहाँ पर ड्रॉप होगा तो इट मीन्स अब जो टोटल पोटेंशियल यहाँ पर डिफरेंस है हमारा, ये इस ईएमएफ के इक्वल नहीं होगा, यानी कुछ कम हो जाएगा। और ये कितना कम हो जाएगा, अभी एग्जैक्टली कहना मुश्किल होगा, ये आपको बता दिया जाएगा किस तरीके से है, ये चीज अभी डिस्कस करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो इट मीन्स अब ईएमएफ यहाँ पर ज्यादा और ये पोटेंशियल क्या होगा, कुछ ना कुछ ज्यादा होगा। तो इस कंडीशन में हम इसको बोलते हैं टीपीडी, यानी कि टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमारा किसके इक्वल हो जाता है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल माना गया, वीए, और ये हमारा ईएमएफ ऑफ द सेल माना जाएगा। अगर देखें तो कितना होगा, ये जो वैल्यू घट गई है ये कितने के बराबर होगी, ये बराबर होगी जो सेल के अंदर जो टोटल इस समय इंटरनल रेजिस्टेंस है। मान लीजिए सर्किट में टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है, राइट। अगर सर्किट में टोटल आई करंट फ्लो कर रहा है और उसके बाद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल कितना है, आर, तो वहां पर जो सेल को रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है वो कितना हो रहा है, आर के बराबर। सो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स अगर हम ध्यान से देखें तो इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में से जो ईएमएफ यहाँ पर इस समय हमें मिल रहा है और जो पोटेंशियल के बराबर ड्रॉप पोटेंशियल मिल रहा है, तो हमारा टोटल मान लीजिए बी डैश के बराबर मिल रहा है। और अगर हम देखें तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, आई इंटू आर के बराबर हो जाएगा, राइट। क्यों, क्योंकि आई होगा उसमें करंट और आर कितना है हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं आपसे जनरली एक बात करूं तो ईएमएफ ऑफ ए सेल कितना होगा, राइट। अब ईएमएफ ऑफ ए सेल की बात कर लेते हैं, ये हमारा कितना होगा, कितना माना जाएगा, राइट। चलिए मेनली कॉमन पॉइंट पे आते हैं। मान लीजिए ये सेल है, इस चीज को अगर हमें अच्छे से समझना है तो ये मान लीजिए एक सेल है, इस सेल के अंदर दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। आई होप इट इज क्लियर। अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से यहाँ से करंट फ्लो करेगा और उसके बाद नेगेटिव में इसके अक्रॉस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को फेस करते हुए इसके अगेंस्ट करंट फ्लो करेगा और उसके बाद नेगेटिव पर आएगा। ये तो हुआ ए से बी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस एक्सटर्नल सर्किट में। फिर आएगा करंट अंदर यहाँ से बी से ए, क्योंकि रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड के बीच में आयंस भी एक्सचेंज होंगे, आयंस भी मूवमेंट करेंगे तो वहां पर भी एक करंट फ्लो करेगा। तो इस तरीके से ए से बी और बी से ए तो टोटल करंट फ्लो करके जाएगा। वो टोटल हमारे करंट को यानी कि चार्ज को फ्लो करने में कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, यानी कि ईएमएफ ऑफ द सेल हमारा माना जाएगा वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज between A and B, between A and B against external resistance R, ठीक है, प्लस वर्क डन टू कैरी या टू मूव भी आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं, ये वर्ड भी यहाँ पर बेटर होगा, ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, right, work done to carry a unit positive charge, okay, from B to A। देखिए यहाँ पर B to A लिखा है और यहाँ पर A to B लिखा है, बिटवीन A एंड B कह सकते हैं या A to B भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे, राइट, ओके। और कितना, अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
क्योंकि ये अंदर से इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट आ रहा है। तो अब इस कंडीशन में वर्क डन जो होगा हमारा ईएमएफ होगा वर्क डन एबी पर यूनिट चार्ज प्लस वर्क डन V2A पर यूनिट चार्ज, और इसको हमने मान लिया V और इसको मान लिया V डैश, जैसा कि हमने भी यहाँ पर भी देखा। राइट, आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है। तो कब हम इसको पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, कब हम इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, जब इसमें से हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, यानी दिस इज द कंडीशन व्हेन करंट इज ड्रॉन, I is drawn from the circuit। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। तो इसलिए ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा E माइनस IR के इक्वल हो जाता है। यहाँ तक आगे हम अब इसमें इसको लिख सकते हैं I इंटू कैपिटल R प्लस I इंटू स्मॉल r। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक्सटर्नल सर्किट के अगेंस्ट जो भी पोटेंशियल हमने टोटल लिया हुआ है इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस उसके अगेंस्ट लगने वाला है। राइट, और ये वाला इंटरनल के लिए हुआ। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो I कॉमन ले लेते हैं दोनों में, और I कॉमन लेने के बाद R प्लस स्मॉल r, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R। सो दिस इज द टोटल करंट flowing in this particular circuit or drawn from the cell when the key is connected या when key is on। जब की ऑन है तो उतना करंट जा रहा है। चलिए ये बात तो आपको समझ में आ गई। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन अराइज होता है? क्वेश्चन अराइज होता है, पहली कंडीशन में हमने देख लिया कि मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ ऑफ द सेल कहते हैं। ओके, फिर सेकंड कंडीशन में हमने देख लिया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो लेस देन द ईएमएफ है जब हम उसे करंट ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी कंडीशन भी एग्जिस्ट करती है या हो सकती है जब ये V की वैल्यू क्या हो, ज्यादा हो इनसे, यानी कि इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ईएमएफ से ज्यादा हो? तो आंसर होगा यस। और ये कब होगा? आइए इस बारे में एक बार थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। ये कंडीशन तब होगी बच्चों आपके पास जब आप स्पेशली इस बारे में डिस्कस कर रहे होंगे कि करंट आप उसको उल्टा दे रहे हैं, यानी कि आप उससे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप उसको चार्ज कर रहे हैं। तो यानी कि एट द टाइम ऑफ चार्जिंग द के थर्ड आप इसको कह सकते हैं व्हेन सेल इज बीइंग चार्ज्ड। जब आप सेल को क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। तो जब आप सेल को चार्ज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उसमें कुछ एडिशनल पोटेंशियल जुड़ रहा है। तो जो टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा होगा उस ईएमएफ के अलावा उसमें कुछ ऐड हो रहा है। तो इट मींस इस कंडीशन में यहाँ पर फॉर्मूला आपका ये हो जाएगा, आपको ये चीज माइंड करनी है। So this is the condition when the cell is being charged. This is the condition when current is drawn from the cell, and this is the condition when no current is drawn from circuit. Maximum potential difference is equal to EMF of the cell. I hope ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो गया, right? So this was the condition for the I and टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को हम अगर देखें कंप्लीट करने के बाद हम यहाँ से इंटरनल रेजिस्टेंस को इजीली फाइंड कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज सेल इन कॉम्बिनेशन एंड द फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो चलिए कंटिन्यू कर रहे हैं टॉपिक को एक बार फिर से। सेल इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड हियर वी हैव द टू सेल्स। The first cell has EMF E1, second cell has EMF E2, internal resistance R1 for the first cell, internal resistance R2 for the second cell. This is the first cell, this is second cell. Both the cells are connected in series combination and consider we wish to convert them into single cell और उनके equivalent ये कोई single cell है जिसका equivalent EMF E और equivalent internal resistance R equivalent. Current पूरे series combination सेम रहता है तो इसीलिए हमने I को सेम रखा हुआ है दोनों cells के थ्रू टोटल कॉम्बिनेशन, और ईएमएफ टोटल जो है दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा? E1 प्लस E2। आई होप ये क्लियर हो रहा है, राइट? इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। तो सपोज करो इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और इसके अक्रॉस जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है? V2 है, राइट? आप इसको ABCD के नाम से भी ले सकते हैं, टोटल दोनों का VAC बोल सकते हैं, इसका अलग VAB, इसका अलग VBC बोल सकते हैं, आप चाहें तो V1 और V2 भी ले सकते हैं। तो मैंने यह टोटल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V1 प्लस V2 आप इसको V के नाम से बता सकते हैं। आई होप ये क्लियर हो जाएगा, राइट? ये चीज क्लियर होगी। अब इसके बाद जब आपने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आपने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है तो अब देखिए आपके पास क्या चीज आ रही है।
अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले पे जाएं, जब आप इससे करंट ड्रॉ कर रहे हैं, एज द करंट इज बीइंग ड्रॉन, एज द आई इज बीइंग ड्रॉन, तो यहाँ पर कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? मैंने आपको पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा कि जब स्केलर सेल की ऑफ होती है तो V इक्वल टू ई होता है, जब आप इससे करंट ड्रॉ करते हैं तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर होता है, मैंने आपको अभी समझाया प्रीवियस टॉपिक में। और जब आप चार्ज कर रहे हैं तो V इक्वल टू ई प्लस आई आर, तो हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे? V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अगर मैं आई की बात करूं तो आई यहाँ से अगर मैं देखूं तो कितना मैं निकाल सकता हूं, ध्यान दीजिएगा, आई आर इज इक्वल टू ई माइनस वी और आई इज इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आर। दिस इज द करंट इन द सर्किट। हम लोग यहाँ से करंट फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर अभी मीटिंग क्लोज होती है तो आप फिर से रिकनेक्ट कर सकते हैं। ओके, अगर यस अगर डिस्कनेक्ट होती है आप कर सकते हैं रिकनेक्ट। तो यस आई वाज टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस। ये हमने इस तरीके से आई को फाइंड कर लिया, ई माइनस वी अपॉन आर, तो वो भी क्लियर हो गया। अब इसके बाद V इक्वल टू ई माइनस आई आर। अब अगर मुझे फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से इंटरनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है तो मैं इसको बोलूंगा V1, इसका EMF है E1 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R1, राइट। आई को मैं आई रखूंगा, रीजन क्योंकि मैंने आपको बता दिया सीरीज में सेम रह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं V2 लूंगा तो दिस विल बी E2 माइनस कितना I इंटू R2। ये बात क्लियर हो गई। अब टोटल टर्मिनल पोटेंशियल कितना होगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी V1 प्लस V2। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो इस तरह से हमें यहाँ पर ये फॉर्मूला मिल जाता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा, इसमें मैं E1 प्लस E2 को एक साथ कंबाइन लिख रहा हूँ। उसके बाद मैं माइनस का साइन कॉमन लेके, क्योंकि इसमें से I दोनों टर्म में कॉमन आ रहा है, तो मैं यहाँ पर इस जगह पर I कॉमन ले सकता हूँ। अंदर बचेगा केवल कितना? R1 प्लस R2। और इस तरीके से आपने टोटल आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड कर लिया। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। अब इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो अगर मैं ये कहता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई दोनों सेल के कॉम्बिनेशन के लिए, अगर हम विश करते हैं, हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि जो हमारा यहाँ पर इस समय ये जो हमारा एक सेल का कॉम्बिनेशन है ये किसी एक पर्टिकुलर सेल में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि जो काम ये दो सेल मिलकर करते हैं वो अकेला ये सेल कर ले, इसके इक्विवेलेंट दोनों सेल के कॉम्बिनेशन के बराबर का इक्विवेलेंट एक EMF एक ही सेल में हो जाए और दोनों के बराबर का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एक ही सेल में हो जाए। यानी इस तरीके से हम एक में कन्वर्ट करने चाहते हैं। सो वी विश टू कन्वर्ट, वी हम यहाँ पर लिख सकते हैं वी विश टू कन्वर्ट this combination into a single cell, right? अगर हम इसको एक सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में क्या हम लोग लेने वाले हैं? अगर इसको सिंगल सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में हम लिख पाएंगे V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। सो दिस इज नंबर 2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर। तो इसकी इक्वेशन और इसकी इक्वेशन को अगर हम कंपेयर करते हैं, यानी बाय कंपेयरिंग सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बच्चों ये कॉम्बिनेशन और वो कॉम्बिनेशन सेम पोटेंशियल डिफरेंस को लेके चल रहा है, तो बाय कंपेयरिंग 1 and 2 हम लोग के पास देखिए क्या आ रहा है, E इक्विवेलेंट जो आ जाएगा वो E1 प्लस E2 के बराबर आ जाएगा। और अगर हम इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ तो I यहाँ भी लिखा है, I यहाँ भी लिखा है, माइनस यहाँ पर भी है, माइनस यहाँ पर भी है, R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर दोनों कॉम्बिनेशंस को फाइंड कर पाएंगे, यानी कि आपके पास इस सेल कॉम्बिनेशन की वैल्यूज इजीली यहाँ पर आ जाएंगी। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। से फॉर एग्जांपल ये है कि मान लीजिए ये EMF आपका 2 वोल्ट है और ये पोटेंशियल ये इंटरनल रेजिस्टेंस सपोज करो 2 ओम है, ये EMF सपोज करो 4 वोल्ट है और ये EMF कितना इंटरनल रेजिस्टेंस कितना सपोज करो 4 ओम है। तो अगर मुझे इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए, सॉरी इक्विवेलेंट EMF चाहिए, तो मुझे चाहिए 2 प्लस 4 इक्वल टू 6 वोल्ट। और अगर मुझे इसका इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस चाहिए तो वो मुझे चाहिए कितना
अगेन 2 + 4 और वो कितना चाहिए मुझे 6 ओम के इक्वल। यानी कि अगर मैं 2 वोल्ट 2 ओम 4 वोल्ट 4 ओम के दो अलग अलग सेल लेने की जगह इनके कॉम्बिनेशन का एक ही सेल ले लो, राइट, जिसके अंदर 6 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस हो और 6 ओम का उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस हो, 6 वोल्ट का सॉरी ईएमएफ हो और 6 ओम का उसके अंदर इंटरनल क्या हो, रेजिस्टेंस हो। तो इस तरह से मैं इसको एक ही सेल के रूप में कन्वर्ट कर पाऊंगा, दोनों काम बराबर करेंगे अगर मैंने ये कॉन्फ़िगरेशन लिया, क्या अगर मैंने इन दोनों का कॉम्बिनेशन लिया, काम या वर्क दोनों बराबर करेंगे। इस तरह से आपने इसके बारे में जान लिया। आई होप इट इज क्लियर, राइट। तो इस तरीके से हम लोग एक चीज यहाँ पर और डिस्कस करेंगे कि अगर ईएमएफ मान लीजिए हमारे पास 2 की जगह 3-4 सेलों सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो अगर ईएमएफ फर्स्ट सेल का E1 है, सेकंड सेल का E2 है, थर्ड सेल का E3 है, इस तरीके से अगर हम n सेल जोड़ना चाहें तो सभी का ईएमएफ इस तरह की कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करें तो R1, R2, R3 एंड सो ऑन, जो Rn नंबर का सेल होगा उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको भी अगर हम इस तरीके से ऐड करें तो जितने तमाम सेल हैं उनके ईएमएफ और उन सभी के इंटरनल रेजिस्टेंस का जो टोटल कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरीके से हम यहाँ पर हम देखिए हमारे पास ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेल है और इसमें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखिए किस तरीके से हमने 2 सेल्स को लिया है, एक सेल ये ऊपर है इसका ईएमएफ है E1, एक सेल ये नीचे है इसका ईएमएफ है E2। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेल इज R1, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेकंड सेल इज R2। दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया गया है और हम ये चाहते हैं कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो इक्विवेलेंट टू किसी एक सिंगल सेल हो जाए, यानी जो दो सेल मिलकर काम करते हैं वो कोई एक अकेला सेल कर पाए। जितना काम ये दोनों सेल वर्क करते हैं, जितना हम इनसे टोटल करंट ड्रॉ कर सकते हैं मिला करके, उतना हम किसी एक सेल से ड्रॉ करना चाहते हैं। वी विश टू कन्वर्ट देम इनटू इक्विवेलेंट सेल ऑफ द सिंगल इक्विवेलेंट इन सेल। अब यहाँ पर हमारा कॉम्बिनेशन को किस तरीके से देखिए हम डिस्कस कर सकते हैं। यस, नाउ लिसन केयरफुली। इस सेल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या चीज और देखेंगे कि जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, फिर ये पॉजिटिव फिर ये नेगेटिव, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ऑलवेज इस तरफ से होगा। मान लीजिए इस सेल से निकलने वाला करंट I1 और इस सेल से निकलने वाला करंट कितना है I2। जंक्शन पे आकर दोनों करंट मिलेंगे तो टोटल होगा I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, टोटल करंट कितना हो जाएगा। अब करंट क्योंकि इसे ड्रॉ किया जा रहा है एज द करंट इज बीइंग ड्रॉन, तो करंट अगर, और एक और खास बात, क्या चीज सेम रहती है पैरेलल में, पोटेंशियल डिफरेंस। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस across each cell D remain same, ठीक है, in parallel combination। पैरेलल कॉम्बिनेशन ये तो आपको पता ही है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज सेम रहती है। तो अगर एज द करंट इज बीइंग ड्रॉन, एज आई करंट इज बीइंग ड्रॉन निकाली जा रही है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये मैंने अभी आज ही आपको इससे पहले टॉपिक में, सबसे पहले टॉपिक में यही चीज बताई, EMF क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, ये मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, ये मैंने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस की है। तो इट मीन्स V इज इक्वल टू E माइनस IR। अब ये करंट ड्रॉ किया जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो मेरे पास, अगर मैं फर्स्ट सेल के लिए करूं तो मैं अगर करंट की वैल्यू लूं तो यहाँ से करंट कितना होगा, ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू E माइनस V। तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू हो जाएगा E माइनस V अपॉन R, राइट। इस चीज क्लियर हो गई। तो फॉर द फर्स्ट सेल अगर मैं यहाँ से देखूं फॉर फर्स्ट सेल, तो करंट जो होगा, करंट drawn from first cell कितना होगा, I1 इज इक्वल टू E1 माइनस V अपॉन R1। मैं V में 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने अभी बताया V दोनों के लिए कॉमन होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर सेकंड सेल कितना होगा, ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू E2 माइनस V अपॉन R2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, क्लियर हो गया। अगर इन दोनों को अलग अलग करें तो उस तरीके से हम लिख सकते हैं E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। इसको भी लिख सकते हैं E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। चलिए ये चीज आपने क्लियर कर ली, मुझे उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा, टोटल करंट
ड्रॉन बाय सेल्स या फिर जो फ्लो कर रहा है, तो दैट विल बी I इक्वल टू I1 प्लस I2। चलिए ये दोनों वैल्यू I1 I2 की यहाँ से उठा करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या होगा देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है। क्या लिख पाएंगे आप इसको? E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1। उसके बाद फिर यहाँ पर लिख पाएंगे E2 अपॉन R2 और यहाँ पर आएगा माइनस V अपॉन R2। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसमें क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऑफ ब्रैकेट करता हूँ तो यहाँ पर इस टर्म में V है और इस टर्म में V है, तो दोनों का V और विद माइनस साइन बाहर लिया जा सकता है। तो मैं इसको लिखूंगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 और यहाँ पे मैं लिखूंगा माइनस कॉमन लेने के बाद 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो दिस इज इक्वल टू टोटल करंट और इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे। चलिए ये बात समझ में आ गई। अब ये था हमारा टोटल करंट इन द सर्किट का जनरल फॉर्मूला। अगर मैं ये मानता हूं कि ये दोनों सेल एक साथ कंबाइन होकर के इक्विवेलेंट अगर मान लिया जाए, तो जो जितना काम ये दो सेल मिलकर करते हैं उतना सेल अगर एक काम करे, उतना अगर एक सेल काम करने लग जाए तो उसका टोटल इक्विवेलेंट ईएमएफ इतना होगा ई इक्विवेलेंट, और टोटल जो इंटरनल रेजिस्टेंस हमने माना R1 R2 का टोटल R इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो इसका मतलब अब करंट यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको यहाँ पर अगर इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें तो हम इसको लिख सकते हैं E अपॉन R माइनस V अपॉन R, राइट। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? हम इसमें लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन, यहाँ पर लिख सकते हैं R इक्विवेलेंट और ये E R इक्विवेलेंट। अब इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँ और इसको अगर मैं बोलता हूँ 2, तो बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2 यहाँ पर लिखा जा सकता है बाय कंपेयरिंग 1 एंड 2, यानी मैं इस 1 को और इस 2 को कंपेयर करूं तो लिखा जा सकता है E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दिस मच वैल्यू, यानी कि E1 अपॉन R1 और E2 अपॉन R2, राइट। ये वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं यहाँ देखूं तो माइनस साइन है, यहाँ देखूं तो V है और यहाँ पर 1 अपॉन R इक्विवेलेंट है, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 हो जाएगा। So this is another formula, this is the relation। यानी कि अगर हमें कुछ दो सेल्स का कॉम्बिनेशन दे दिया जाए और ये कहा जाए कि इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट करना है, तो पैरेलल में कनेक्ट करने पर इनको अगर हम रिप्लेस करके एक सेल लेना चाहें, दो की जगह एक सेल, तो हमें ईएमएफ कितना लेना होगा वो इस रिलेशन से निकल जाएगा। इन दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितना होगा वो R इक्विवेलेंट, वो इस कॉम्बिनेशन से निकल जाएगा। आई होप ये बात आपको मेरी समझ में आ रही है, क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ठीक है। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए इसका ईएमएफ 2 वोल्ट है और रेजिस्टेंस इसका 2 ओम। ऐसे ये ईएमएफ 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस 4 ओम है। तो चलिए इस एग्जांपल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्या वास्तव में इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो चलिए कॉम्बिनेशन को करने के लिए थोड़ा सा हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा। क्या चेंजेस कर सकते हैं हम? हमने सबसे पहले R इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश की, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 4। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा ये 4 है और ये 2 है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अगर हम 4 एलसीएम लेते हैं 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 4, तो यहाँ से R इक्विवेलेंट जो है 4 अपॉन 3 ओम हमारा आ जाता है। अब अगर R इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ से रिप्लेस करके रख दें, ये 2 आएगा बच्चों, यहाँ पे यहाँ पुट कर दें तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट, मैं सीधा सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूँ 4 अपॉन 3, और यहाँ पर ईएमएफ 1 की वैल्यू आ जाएगी 2 वोल्ट, R1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 है, फिर से ईएमएफ E2 की वैल्यू हो जाएगी हमारी 4, R2 की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ से ये कॉम्बिनेशन बन जाता है 4 अपॉन 3 और साथ में आएगा यहाँ पर 1 प्लस 1 और इसके बाद हम लिख सकते हैं 4 अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2, तो टोटल हो जाएगा 8 अपॉन 3 वोल्ट। सो अगर हम 8 अपॉन 3 वोल्ट का और 4 अपॉन 3 इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल का एक अकेला सेल ले लें, 8 अपॉन 3 अगर हम ईएमएफ का और 4 अपॉन 3 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का एक सेल ले लें, राइट। तो उस एक सेल लेने की कंडीशन में हम इस एक अकेले सेल को इन दोनों सेल से रिप्लेस कर सकते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी।
राइट, क्लियर हो गई। तो इस तरीके से यहाँ पर ये एग्जाम्पल को लेकर आपने क्वेश्चन क्लियर कर लिया, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज एक बार आप रिज्यूम करके इसको देख सकते हैं, राइट। चलिए डिस्कस कर लेते हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन। कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे डिस्कस किया जा सकता है। सपोज वी हैव n नंबर ऑफ सेल्स इन द सीरीज कॉम्बिनेशन, हमारे पास यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ सेल्स है। खास बात क्या है, खास बात यह है कि सभी सेल एक जैसे नेचर के हैं, यानी आइडेंटिकल सेल्स हैं। अगर ये आइडेंटिकल सेल्स हैं तो उस कंडीशन में ईएमएफ कितना होगा, सभी का E होगा, एक जैसा। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है सभी का, R एक जैसा है, राइट। ये बात समझ में आ रही है। अब मान लीजिए मुझे टोटल ईएमएफ लेना है, तो टोटल ईएमएफ, ठीक है, ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा। यस, अगर मैं ऐड करने लगूं तो ये हो जाएगा E प्लस E एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, n टाइम्स। तो टोटल हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E, यानी कि n से मल्टीप्लाई हो जाएगा E n टाइम्स इसमें ऐड हो रहा है, राइट। अगर मैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करूं तो वो भी अगर हम देखें तो सीरीज में है, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 सभी जैसे हैं, तो R प्लस R प्लस R प्लस R n टाइम्स, तो टोटल हो जाएगा NR। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट कैसे होगा, सबसे पहले देखेंगे इस कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। वो आ रहा है अभी आपने देखा NR। ये कॉम्बिनेशन इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो टोटल हो जाएगा आपका R प्लस NR। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब देखते हैं टोटल करंट इन द सर्किट कितना होगा। टोटल करंट इन सर्किट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, ये हो जाएगा नेट ईएमएफ, यानी कि टोटल या नेट ईएमएफ, आप इसको नेट ईएमएफ भी बोल सकते हैं, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो नेट ईएमएफ कितना है जी आपका n टाइम्स ऑफ E, और नेट ये कितना हो गया R प्लस NR, तो दिस इज इक्वल टू I। ये चीज आपने समझ ली अच्छे से, उम्मीद है ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार मैं इसको यहाँ इस फॉर्मूले को लिख देता हूँ, I इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ E अपॉन R प्लस NR। दिस इज द टोटल करंट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेल्स, राइट। ये इससे टोटल करंट ड्रॉ हो रहा है। नाउ कंडीशन नंबर 1, केस फर्स्ट, इफ R इज R ग्रेटर देन NR, n इंटू स्मॉल r, यहाँ पर भी स्मॉल r आएगा, सॉरी ये स्मॉल r है, ओके। अगर कैपिटल R यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हुआ वो इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इस NR को इग्नोर कर देंगे। अगर इसको इग्नोर करेंगे तो टोटल करंट हो जाएगा n टाइम्स ऑफ E अपॉन R, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। NR को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। अगर इसको इग्नोर कर देते हैं तो ये आ जाता है टोटल n टाइम्स ऑफ E अपॉन R। अब E अपॉन R क्या चीज है, ध्यान दीजिएगा। n टाइम्स ऑफ E अपॉन R जो है ये हो जाएगा n टाइम्स ऑफ करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, ड्यू टू ए सिंगल सेल। अगर एक सेल होता तो वो इस R के अगेंस्ट टोटल करंट फ्लो करता और उसका जो होता करंट E अपॉन R के बराबर होता, तो ये n टाइम्स ऑफ इतने के बराबर हो गया। यानी कि आप अगर ये देखें तो करंट यहाँ पर काफी बड़ा होगा अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा, राइट। ये चीज समझ में आ रही है। अब आते हैं केस 2 में। केस 2 में ध्यान से देखें, इन केस अगर उल्टा होता है यानी कि NR बड़ा है। अगर NR बड़ा है क्या मतलब है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बड़ा है किससे, टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, इस कंडीशन में अब आपको ये R इग्नोर करना पड़ेगा, कैपिटल R आपको इग्नोर करना पड़ेगा। जब आप कैपिटल R को इग्नोर करेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन n इंटू स्मॉल r रह जाएगा, और n से n कैंसिल होने के बाद आपके पास रहता है I इज इक्वल टू E अपॉन स्मॉल r, यानी कि दिस इज करंट, दिस इज ओनली करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। यानी कि आप खुद ही बताइए कि मैक्सिमम करंट कौन सा होगा, ये केस 2 वाला या केस 1 वाला। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो टोटल करंट है वो n टाइम्स आ रहा है,
यहाँ पर जो टोटल करंट है वो सिंगल सेल के लिए करंट आ रहा है, इसका मतलब ये करंट बड़ा है, तो इसका मतलब आप इसको आई मैक्स का नाम देंगे, वो भी किसमें, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ये आप ध्यान रखेंगे। आई होप ये बात आपको क्लियर हो रही है, राइट। एक बार इसको अच्छे से देख लेंगे, रिज्यूम करके कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देंगे, राइट। चलिए तो फिर नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंडीशन ऑफ मैक्सिमम करंट इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन। हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को में सेल को कैसे कनेक्ट करें कि हमें मैक्सिमम करंट ऑब्टेन हो जाए, राइट। तो हम लोगों ने सपोज करो यहाँ पर टोटल n नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पर ले लिए, और इन n नंबर ऑफ सेल्स को हमने क्या किया, इस तरीके से पैरेलल में सिंगल सिंगल करके कनेक्ट कर लिया, राइट। ये बात आपको समझ में आ रही है। अब सपोज करो ये टोटल n सेल्स हैं जो कि इस तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। क्या डिफर करता है, करंट डिफर करता है, लेकिन टोटल करंट जंक्शन पे आएगा तो कितना होगा, यहाँ पर आई हो जाएगा। तो अगर डिफरेंट हम देखें तो टोटल ईएमएफ अगर हम देखें तो सभी का ईएमएफ क्या होगा, कॉमन यानी कि ई होगा। टोटल ईएमएफ कितना होगा, ई। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल ईएमएफ या नेट ईएमएफ, ये तो हो गया इसके बराबर ई के। अब आते हैं टोटल रेजिस्टेंस के, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के। देखिए ये कैसे निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये सारा का सारा अपने आप में एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्या करना होता है, इस तरीके से आर इक्विवेलेंट ले लीजिए इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r एंड सो ऑन 1/r। कितने टाइम्स, n टाइम्स। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, n टाइम से कनेक्टेड है। अभी क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको लिखूंगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 1/r, या मैं इसको लिख सकता हूँ n/r। तो इसका उल्टा रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। ये हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस निकल के आ गया, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब ये हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट कितना है, ध्यान से देखिएगा, समझने वाली बात है। अब अगर मैं इस पूरे कॉम्बिनेशन का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूं तो वो मेरा r/n आ गया। और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कनेक्टेड है इस आर के साथ, कैसे, सीरीज सिस्टम में। आपस में ये सब पैरेलल है, लेकिन इसके साथ ये एंड टू एंड और इसके साथ एंड टू एंड ये जो कनेक्टेड है, ये अपने आप में सीरीज कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा r प्लस r/n। बोले यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस आ गया। अब बात करते हैं करंट की। तो टोटल करंट कितना होगा, सीधा सीधा टोटल करंट निकाल लेते हैं। वो होगा नेट ईएमएफ या टोटल ईएमएफ बोल सकते हैं आप इसको, एक ही बात हो जाएगी, अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। आई होप ये बात समझ में आ रही है। तो यहां से हो जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस r/n। मुझे उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। कोई प्रॉब्लम है तो एक बार अच्छे से इसको चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, ये एक बार आप क्लियर कर सकते हैं, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। अब इसके बाद देखिए इसमें सोचने वाली बात क्या है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर एलसीएम लेकर के इसको देखें तो इसका एलसीएम लेकर रिजल्ट आएगा E/R प्लस NR, यहाँ पे आ जाएगा N एलसीएम आ गया नीचे, ये N ऊपर जाएगा तो I इज इक्वल टू NE/NR प्लस R। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है और ये रिजल्ट भी अपने आप में अच्छा है समझने के लिए, राइट। ये चीज क्लियर हो गई आपको, कोई डाउट। अब इसमें टू कंडीशंस लेते हैं। देखिए टू कंडीशंस क्या होंगी इसमें हमारी, क्या टू कंडीशंस हम ले सकते हैं, ये ध्यान से देख लीजिए एक बार। यस, कंडीशंस, ठीक है। केस फर्स्ट में हम लोग इस फॉर्मूले को जज कर रहे हैं। मान लीजिए R प्लस r/n है, तो मैं फर्स्ट कंडीशन में कह रहा हूं कि ये R बहुत ज्यादा बड़ा है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से, यानी कि जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है टोटल सर्किट का, वो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा बड़ा है। तो इस कंडीशन में मैं अगर इस r/n को इग्नोर करता हूं तो मेरे पास टोटल I आ जाता है E/R। दैट इज द करंट, ओनली करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल। ये सिर्फ एक सिंगल सेल के बराबर का जितना करंट सेल से ड्रॉ किया जा सकता है उतना करंट है। चलिए केस नंबर सेकंड में आ जाते हैं। अब सेकंड में अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, सेकंड कंडीशन में मैं r/n को बड़ा बता देता हूं, यानी कि R एक्सटर्नल होगा वो छोटा होगा इससे। तो इस कंडीशन में क्या होने वाला है, अब आपके कैपिटल R इग्नोर करना पड़ेगा। अगर कैपिटल R आप इग्नोर करते हैं
तो E अपॉन यहाँ पर सिर्फ R अपॉन N बचता है, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा N टाइम्स ऑफ E अपॉन R। और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ N टाइम्स ऑफ करंट, क्योंकि ये जो E अपॉन R वैल्यू है करंट है ड्यू टू एक सिंगल सेल। एक सिंगल सेल की वजह से जितना करंट ड्रॉ किया जा सकता है ये उतना करंट है। यहाँ कैपिटल आ रहा है स्मॉल आ रहा है इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, तो EMF अपॉन रेजिस्टेंस ना। तो इट मीन्स अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको किस चीज में फायदा है, ज्यादा बड़ा मैक्सिमम करंट आप कब ड्रॉ कर सकते हैं, जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उसको कम ले और इंटरनल क्या हो, ज्यादा हो। तो इसका मतलब आपने देखा सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको कब मिल रहा है मैक्सिमम करंट, राइट, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको किस तरीके से मिल रहा है, जब आपने आर यहाँ पर लेस लिया और सीरीज में आपको जब आर ग्रेटर मिला था, यानी एक्सटर्नल ज्यादा था तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अच्छा है और सीरीज कॉम्बिनेशन में अच्छा है, और अगर एक्सटर्नल कम है तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में अच्छा है। ये दोनों चीजें आपने एक साथ यहाँ पर जस्टिफाई कर ली, राइट। तो ये हम लोग कंटिन्यू करते हैं मिक्स ग्रुपिंग ऑफ सेल, यानी कि हमने कुछ सेल का कॉम्बिनेशन लिया है जिसके अंदर सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिक्स हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ सेल्स ऐसे हैं जिनको मैंने n नंबर ऑफ सेल्स को सीरीज में लिया है, n नंबर ऑफ सेल सीरीज में है, और इस तरह की टोटल m नंबर m फॉर मंकी टोटल m नंबर ऑफ रोज आपने लिए हैं और n फॉर नेशन आपने n नंबर ऑफ सेल्स लिए हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या चीज यहाँ पर जानने की जरूरत पड़ रही है, देखिए इस कॉम्बिनेशन में हमें फिर वही काम करना होगा जैसे हमने प्रीवियस भी किया है, और हमें क्या करना होगा, टोटल तो EMF देखना होगा, टोटल हमारा रेजिस्टेंस देखना होगा, सीरीज में कितना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कितना है। तो चलिए देखते हैं टोटल EMF कितना है। टोटल EMF अगर मैं इन n सेल्स का देखूं तो सीरीज में जोड़ने की वजह से a सेल का अगर E है तो टोटल n सेल का हो जाएगा NE। अब मैं बात करता हूँ पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस पूरी रो का, इस पूरी सीरीज का जितना EMF होगा इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, इसका भी इतना ही होगा, क्योंकि पैरेलल में जो EMF होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है, और पूरी सीरीज का एक साथ कंबाइन करके ऑल सेल का होता है। तो ऑल सेल का आपने N टाइम्स ऑफ E निकाल लिया, वही सबका पैरेलल में भी रहेगा। चलिए देखते हैं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन सीरीज कितना है। तो सीरीज में अगर हम देखें तो एक सेल का R है, तो टोटल N सेल का कितना होगा, NR हो जाएगा, तो यहाँ पे N इंटू R हो जाएगा। अगर मैं देखूं टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस अब कितना होगा, तो वो होगा 1/R इक्वलेंट, क्योंकि हमारे पास टोटल m रोज है, m रोज आप देख रहे हैं, एक रो का NR है, NR, तो कितना होगा टोटल 1/NR, 1/NR एंड सो ऑन, कितने टाइम्स, m टाइम्स होंगे, तो टोटल कितना होगा m टाइम्स ऑफ 1/NR, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं m/NR, और अगर आपको R इक्विवेलेंट की जरूरत हो तो NR/M। तो दिस इज टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट नहीं, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, राइट। ये चीज क्लियर हो गई। अब सर्किट का देखेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, ये देखिए कितना आएगा, ध्यान से देखें, ये पूरे के पूरा जो कॉम्बिनेशन है इसका आपने जो टोटल देखा वो NR/M आ गया। अगर मुझे इसको कंबाइन करना हो इसके साथ तो ये टोटल इसके साथ सीरीज में माना जाएगा, तो इसलिए टोटल हो जाएगा R प्लस NR/M। क्लियर। अब टोटल करंट देख लेते हैं, आइए। तो टोटल करंट कितना होगा, टोटल करंट I इज इक्वल टू हो जाएगा नेट EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, राइट। नेट EMF कितना है, अभी आपने ऊपर निकाला N टाइम्स ऑफ E, उसके बाद टोटल कितना है R प्लस NR/M, राइट। ये चीज समझ में आ गई। तो इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हम इसको अगर हम कंबाइन करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं M इंटू R प्लस NR/M टाइम्स ऑफ N इंटू E, एलसीएम लेने के बाद। अब यहाँ पर एक कंडीशन बचती है बच्चों, क्या कंडीशन है, आइए इसको थोड़ा सा ध्यान से क्लियर कर लेते हैं। इस कंडीशन में क्या चीज आने वाली है, देखिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन के अंदर अब ये देखना है कि मैक्सिमम करंट कम मिलेगा। मैं आपको करंट एक बार यहाँ पे अलग से नीचे दिखा देता हूँ। मैक्सिमम करंट कम मिलेगा, फॉर मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम I
डेनोमिनेटर, ये जो डेनोमिनेटर वैल्यू है यानी कि दिस वैल्यू शुड बी मिनिमम, ये मिनिमम होनी चाहिए। अब ये मिनिमम कब होगी? आइए इसके मिनिमम होने की कंडीशन देखते हैं। मान लीजिए MR प्लस NR लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट MR का स्क्वायर प्लस अंडर रूट NR का स्क्वायर। क्या इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा अगर मैं स्क्वायर करूं? ये MR ही रहेगा, ये NR ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अगर इसके साथ मैं यहाँ पर माइनस का साइन लगा के लिख दूं 2 अंडर रूट MR अंडर रूट NR, और अगर मैंने माइनस किया है तो सेम वैल्यू मैं प्लस भी करूंगा, तो यहाँ पर आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर इस माइनस वाले को इसके साथ लेकर के स्क्वायर रूट बनाऊंगा, यानी कि MR का स्क्वायर माइनस अंडर रूट NR का स्क्वायर, और ये मैंने कंबाइन करके एक स्क्वायर बना दिया, जैसे a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, फिर प्लस 2 अंडर रूट MR इंटू NR को एक साथ एक अंडर रूट में रख दिया। अब क्वेश्चन यह राइज होता है कि इस वैल्यू की आपके पास, सॉरी ये स्मॉल आर है, यहाँ पर भी स्मॉल आर होगा, राइट? तो ये वैल्यू आपके पास मिनिमम कब होगी? ये मिनिमम कब होगी? जब इन दोनों में से सब्ट्रैक्ट करके कुछ मिनिमम आएगा। मान लीजिए ये बड़ा है, ये छोटा है, तो दोनों का डिफरेंस कुछ बड़ा पॉजिटिव आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तब भी उस वैल्यू बड़ी होगी। अगर ये छोटा है, ये बड़ा है, तो भी डिफरेंस में कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो स्क्वायर करेंगे तब भी कुछ वैल्यू बचेगी। अगर ये वैल्यू टोटली 0 हो जाए तो फिर ये बचेगा, तो इसका मतलब वो एक मिनिमम वैल्यू होगी। इसका मतलब ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो फॉर द मिनिमम कंडीशन, फॉर द मिनिमम वैल्यू ऑफ MR प्लस NR अंडर रूट MR इज इक्वल टू अंडर रूट NR, या फिर MR इज इक्वल टू NR, जो कि मैंने स्क्वायर करके लिख दिया, राइट? यहाँ पर मेरा हाथ कैपिटल R पे चल रहा है, आप ठीक कर लीजिएगा इसको, राइट? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो उसके बाद R इज इक्वल टू कितना? NR अपॉन M। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, ये क्या चीज है? ये जो चीज है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर आ रही है। इसका मतलब ये वैल्यू कितने के बराबर हो गई? ये वैल्यू है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये वैल्यू इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है बच्चों, इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हमने क्या लर्न किया, क्या सीखा कि अगर एक्सटर्नल टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल टोटल रेजिस्टेंस आपस में इक्वल हो जाएं, तो इस कंडीशन में ये करंट मैक्सिमम होगा। जो ग्रुपिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हमने लिया है उसमें ये कंडीशन होगी जब एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टोटल रेजिस्टेंसेस आपस में इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा आपका रिजल्ट? करंट विल बी मैक्सिमम drawn from the combination of grouping of cells. I hope it is clear, right? Thank you, students. Thank you so much. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.